आज एक केस जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये स्टोरी है एक यंग प्रोफेशनल की जो एक मल्टीनेशनल टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे चंडीगढ़ के अंदर। और इनकी एज कुल 27-28 साल के करीब थी। और सडनली ये मेरी क्लिनिक में आए और इनके साथ इनके 2-3 रिलेटिव भी थे और काफ़ी परेशान। तो जब हिस्ट्री ली तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो इनका जवाब था कि डॉक्टर साहब वो आँख के आगे काले काले जाले से आ रहे हैं और बच्चे को दिखना भी कम हो गया है। तो जब हमने इनकी डिटेल एग्जामिनेशन करी तो सरप्राइजिंगली इनको दोनों आँख के अंदर ब्लीडिंग हो रही थी। तो जब इस बच्चे की हमने हिस्ट्री ली तो हमें पता लगा कि इनको लास्ट 5 साल से डायबिटीज़ है। और एग्जामिनेशन में जब देखा तो दोनों आँख के अंदर डायबिटीज़ की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब आप इमेजिन कीजिए कि 26-27 साल के लड़के को दोनों आँख के अंदर डायबिटीज़ की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि एक तरीके से एंड स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी आ गई। फर्दर डिस्कशन में जो उनका था कि डॉक्टर साहब अभी पिछले 2-4 दिन पहले तो एकदम ठीक दिख रहा था, ये अचानक से क्या हो गया? तो इसमें देखिए मैं आप लोगों को बताऊं कि ये डायबिटीज़ जो है आँख के ऊपर अचानक से नहीं कुछ दिक्कत करती कि ये जो ब्लीडिंग हुई है ये अचानक से एक दिन हो गई। ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है। और यंग पेशेंट्स के अंदर बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसके अंदर ये जो बीमारी है ये बड़ी अग्रेसिव और अलग तरीके से बिहेव करती है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी जो होती है यंग पेशेंट्स के अंदर क्यों दूसरे मरीजों के अलावा अलग तरीके से बिहेव करती है। तो देखिए ऑफ लेट हमने ये देखा है कि जो यंग बच्चे हैं रफली 25-30-40 साल तक की एज के, इनकी इंसिडेंस डायबिटिक रेटिनोपैथी की काफ़ी हद तक बढ़ गई है। और ये एज ग्रुप ज़रूरी इसलिए भी है कि इस एज ग्रुप में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी एक अलग तरीके की अप्रोच चाहिए होती है, बिकॉज़ इसमें हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं, पेशेंट की बड़ी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है। और ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे पेशेंट अपनी हेल्थ से ज़्यादा अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, तो वो डायबिटीज़ का कंट्रोल भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं रख पाता है और सडनली फिर वो कॉम्प्लिकेशन के अंदर लैंड होता है। तो ये जो डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस है ये इसलिए यंग पॉपुलेशन के अंदर बढ़ रही है बिकॉज जो हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल है, जो हमारे खाने पीने का तरीका है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज कम हो गई, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गए और जो पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो ये डायबिटीज़ की इंसिडेंस है ये यंग पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रही है। अब यंग पॉपुलेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप मानिए कि किसी बच्चे को 25-30 साल की एज के अंदर डायबिटीज़ हो गई बनिस्बत किसी को 55 या 60 साल की एज में हुई, तो ये यंग पॉपुलेशन को जो एक्स्ट्रा 30 साल का जो डायबिटिक बर्डन है, जो उसकी बीमारी ज़्यादा कैरी करनी पड़ती है। और यंग पेशेंट्स के अंदर ये बीमारी जो है स्लाइटली अग्रेसिव तरीके से बिहेव करती है। तो जब ये पेशेंट्स हमारे पास जिनकी उम्र कम होती है, जब हमारे पास आते हैं स्पेशली डायबिटिक रेटिनोपैथी की कॉम्प्लिकेशन लेके, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर ये हमारे पास तभी प्रेजेंट करते हैं जब इनकी आंख में ब्लीडिंग हो जाती है। उससे पहले तो ये अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि इनको पता ही नहीं होता कि कुछ हो भी रहा है। जब तक काम चल रहा है काम करते रहते हैं। जब ब्लीडिंग की वजह से अचानक से रोशनी जाती है तब इनके फैमिली वाले और ये हमारे पास विजिट करते हैं कि डॉक्टर साहब ये अचानक से क्या हो गया। तो देखिए इसमें अचानक से कुछ नहीं होता है, ये तो धीरे धीरे करके आपकी डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही होती है और अचानक से एक दिन इसमें विट्रस हीमरेज या ब्लीडिंग होती है जब आप हमारे पास आते हैं। तो अब इसके अंदर अगर पेशेंट को ये दिक्कत हो गई तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या हैं हमारे पास। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज़ कौन सी स्टेज पर हमारे पास पेशेंट आता है। तो यूजुअली जैसे बाकी डायबिटिक्स के लिए हम करते हैं वैसे सबसे पहले इनमें 2-3 इन्वेस्टिगेशन जो बहुत ज़रूरी हैं। एक होती है फंडस एंजियोग्राफी, ये देखने के लिए कि भाई पर्दे के ऊपर आँख के अंदर कहाँ पर इनकी ब्लड सप्लाई बंद हो गई, कहाँ पर नई खून की नाड़ियाँ बन रही हैं, कहाँ-कहाँ से लीकेज हो रही है।
सेकंड इसके अंदर टेस्ट होता है एक ओसीटी का, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इस टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि पर्दे के ऊपर कहीं कोई खिंचाव तो नहीं बन रहा, कोई सूजन तो नहीं आ रही। और सबसे ज़रूरी है कि इसमें डायबिटिक कंट्रोल कैसा है। तो उसके लिए इनकी 3 महीने की जो HbA1c की रीडिंग है, फास्टिंग ब्लड शुगर, यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिपिड प्रोफाइल कैसा है, हीमोग्लोबिन स्टेटस कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। तो इसके अंदर अगर एडवांस स्टेज पे पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन यूजुअली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड लेज़र, कि आँख के अंदर इंट्राविट्रियल एंटी वेजेफ के इंजेक्शन लगते हैं और साथ में हम इसको 2 या 3 सिटिंग लेज़र के साथ कंबाइन करते हैं। और उस लेज़र का ये पर्पस होता है कि भाई जितनी भी नई खून की नाड़ियाँ जो बन रही हैं, जहाँ से ये ब्लीडिंग हो रही है, वो खून की नाड़ियाँ श्रिंक हो जाएं। और अगर पर्दे के सेंट्रल एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सूजन है और नई खून की नाड़ियाँ नहीं बनी हैं, या पेरिफेरी के अंदर जो ब्लड सप्लाई ज़्यादा बंद नहीं हुई है, वहाँ पर हम जो सेंट्रल एरिया के अंदर मैकुलर एडिमा है उसको ट्रीट करते हैं। और उसको ट्रीट करने के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आँख के अंदर इंजेक्शन लगते हैं। और ये इंजेक्शन एक रेगुलर इंटरवल पर पेशेंट को लगाने पड़ते हैं। किसी किसी केस में जहाँ पर पर्दे के ऊपर लिपिड एक्सुडेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जो चर्बी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, वहाँ पर ये इंजेक्शन के साथ अगर पॉसिबल है तो हम लेज़र के साथ भी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। अब आती है कंडीशन कि अगर बीमारी इससे भी आगे बढ़ गई और पेशेंट को पर्दे के ऊपर खिंचाव हो गया है या ब्लडी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है जो अपने आप रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो वहाँ पर एक सर्जरी की ऑप्शन हमारे पास रहती है, जिस सर्जरी को हम कहते हैं विट्रेक्टमी। कि हम आँख के पीछे जाते हैं और जो पर्दे की पीछे की विट्रस जेली है जहाँ पर ये ब्लीडिंग हो रही है, वो सारी जेली रिमूव करते हैं, पर्दे के ऊपर जो खिंचाव बना हुआ है उस खिंचाव को हटाते हैं, और जो जो ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं उन ब्लीडिंग पॉइंट्स को ट्रीट करते हैं और साथ में सप्लीमेंट लेज़र करते हैं। ये टोटल सर्जरी में हर एक पेशेंट को अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस और तरीका होता है, बट बाई एंड लार्ज 1 से 1.5 घंटा ये सर्जरी में लगता है और विजन रिकवरी 3 से 4 हफ्ते के अंदर हो जाती है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन तो पेशेंट्स के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी में बाई एंड लार्ज सेम ही हैं, यंग पेशेंट के लिए भी और ओल्ड पेशेंट के लिए भी। लेकिन यंग पेशेंट में क्योंकि ये बीमारी ज़्यादा अग्रेसिव होती है और पेशेंट को ये बीमारी से ज़्यादा लंबे सालों के लिए कैरी करना है या फाइट करना है, तो इसमें ट्रीटमेंट अप्रोच हमारी स्लाइटली अग्रेसिव रहती है। और थोड़ा सा ओल्ड एज के मुकाबले इसमें इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की पर्टिकुलर नीड के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की हमने कई बार पहले भी बात करी है, बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली हमने यंग पेशेंट्स के ऊपर फोकस किया है। इसमें हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो और डिटेल में क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं, कैसे होता है सब, उसकी एक लिंक हम एंड स्क्रीन में शेयर कर देंगे। अगर कोई पेशेंट उनको भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से जो यंग डायबिटिक्स हैं उनको एक स्पेशल इंसाइट मिला होगा कि भाई आपके केस में डायबिटिक रेटिनोपैथी बाकियों के मुकाबले फ़र्क क्यों है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट कि जिन पेशेंट्स को भी डायबिटीज़ है वो साल में एक बार अपनी आँख का चेकअप ज़रूर कराएं, चाहे उनको आँख में कोई प्रॉब्लम आ रही है चाहे नहीं आ रही है। एकदम लास्ट स्टेज पर ना पहुँचें कि जब आँख में ब्लीडिंग हो गई, खून की नाड़ियाँ बन गई, आँख का प्रेशर बढ़ गया और बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।